हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो रेडी हो जाए बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए, यानी कि साइंस का जो है हम लोग जीव विज्ञान का यानी कि जो पहला चैप्टर था आपका जैव प्रक्रम से जितने सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछला यानी कि हमारा एक दो भाग जो है वीडियो अपलोड हुआ है। तो अब जो है बाकी का जो प्रश्न बचे हैं उन प्रश्नों को भी देखा जाए, क्या होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे, इन सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आपको बताया जाता है कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके परीक्षा में एक भी यानी कि विज्ञान के प्रश्न जो है न छूटे, इस उद्देश्य से आपको ये जो है वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप भी इसका अहमियत को समझे, इस बात को समझे और वीडियो को अच्छे से जो है पूरा लास्ट तक वीडियो देखें और लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। और जो है इसमें आपको मैं पहले बता दिया हूं कि मैथ वाले वीडियो में आपको बहुविकल्पी प्रश्न थोड़ा सा कम किए जा रहे हैं, साइंस वाले में कम समय में हम लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें यानी कि मैथ वाले में बहुविकल्पी में आपको सोल्यूशन भी समझाना पड़ता है, इसलिए उतने समय में कम क्वेश्चन हो पाते हैं। लेकिन आप धैर्य बना कर रखें, धीरे धीरे करते करते हम लोग सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे और महज बहुत ही थोड़े समय में आप कोई भी सेट उठाएंगे तो सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को आप जो है बिल्कुल एक नज़र में जो है और 1 मिनट में आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको पता हो गया होगा तो आप कमेंट करके बताएं, अन्यथा नहीं तो आप इसको देखें और एक्सप्लेनेशन के साथ समझें, यानी कि व्याख्या के साथ समझें कि इसका आंसर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों वेश्मों की संख्या होती है। यानी कि जो मनुष्य का हृदय होता है, मानव हृदय, उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। कोष्ठक को हम लोग वेश्म के शब्द से भी जानते हैं या उसे कक्षाएं भी कह सकते हैं, यानी कि कक्षा भी कहा जाता है कि मनुष्य के हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लिश में इन कोष्ठकों, वेश्मों और कक्षाओं को जो है चेम्बर्स बोला जाता है। कितने चेम्बर होते हैं तो याद रखें, ध्यान रखें, इस बात को बिल्कुल जो है अपने जहन में बैठा लें कि मनुष्य का जो हृदय होता है, हालांकि हृदय का जो है हम ऐसे बना रहे हैं, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें जो है 4 चेम्बर होते हैं। यानी कि कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। यानी कितने? 4। इस पे हमारा ट्रिक लगेगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कितने कोष्ठक होते हैं, कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। जब लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे हृदय के बारे में तो उसमें आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से, डिटेल से। इसको हम लोग अलिंद बोलते हैं। और वो भी कौन सा अलिंद है? ये जो है आपका दायां अलिंद है। क्या है? दायां अलिंद। और ये हो जाएगा आपका बायां अलिंद, बायां अलिंद। और नीचे वाले को हम लोग नीले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीले। ये है आपका नीले। पूरी हृदय की संरचना आपको समझाई जाएगी, पूरा हृदय की संरचना मैं खुद ही बनाकर आपको बताऊंगा। तो नीले बोलते हैं तो इधर क्या हो जाएगा आपका? बायां नीले है। ये वाला जो है आपका हो जाएगा बायां नीले और ये हो जाएगा आपका दायां नीले। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कितने यानी कि कक्षाएं हो गई, कितने कोष्ठक हो गए? 4 हो गए। इस चित्र को भी ध्यान में रखेंगे, माइंड में सेटअप कर लीजिए कि 4 भागों में एक हृदय को कितने टुकड़ा में कर दिया गया? 4 टुकड़ों में कर दिया गया। आगे की कहानी मैं बाद में समझाऊंगा कि इन चारों वेश्मों यानी कि चारों कोष्ठकों का क्या क्या महत्व होता है, क्यों 4 कोष्ठकें होती हैं, तो उसको बाद में हम लोग समझेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसमें समझेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 4। तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठकों की संख्या होती है, 4 वेश्मों की संख्या होती है, 4 कक्षाएं होती हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। यानी कि शुद्ध रुधिर का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर, यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध रुधिर बोलते हैं। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाती है? 4 ऑप्शन दिया गया। सिराएं ले जाती हैं कि महाशिराएं ले जाती हैं कि दायां नीले ले जाता है कि महाधमनी ले जाती है। तो इसमें से आप ध्यान देखें, सिराएं जो भी होती हैं, महाशिराएं हो या सिराएं हो, तो वो क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त का वाहन करती हैं। यानी कि जो है ये सिराएं जो होती हैं क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का तात्पर्य ये है कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त जो होता है, युक्त रक्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो उसका जो संचरण होता है, जो परिवहन होता है, वो सिराओं में होता है, महाशिराओं में होता है। दायां नीले, दायां नीले का जो कार्य है, ये दायां नीले क्या करती है? पंप करती है। कहाँ पे करती है? महाधमनी को। यानी कि दायां नीले से जो है महाधमनी ऐसे निकल कर आती है,
महाधमनी, ये जो है आपका महाधमनी, यही क्या करती है, महाधमनी ये क्या करती है, पूरे शरीर में रक्त को ले जाने का कार्य करती है। और ये जो आपका दायां नीले क्या करता है, इसको पंप करने का कार्य करता है। महाधमनी में रक्त को क्या करता है, पंप करता है महाधमनी में। और महाधमनी क्या करते हैं, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का क्या करती है, प्रवाह करती है, संचार करती है, परिवहन करती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, महाधमनी। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो इसका भी आंसर यहां पे लिख लेंगे, उत्तर डी सही हो जाएगा, महाधमनी। ये दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, इनको ध्यान में रख लें। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तो अगले प्रश्न को देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि लिखा है नंबर 3 में, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। यानी कि पादपों का इट मीन्स ये कि पौधों में जाइलम का कार्य होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें जाइलम क्या होता है, उसके बाद उसके कार्य को समझेंगे। तो जाइलम एक प्रकार की नलिका होती है जो कोशिकाओं से बनी होती है और वो क्या करती है, जल का संवहन का कार्य करती है। यानी कि पौधों में आपको पता है कि हम पानी तो जड़ में देते हैं, लेकिन वो पानी यानी कि उसके पत्तियों तक, यानी कि ऊपरी जो शाखाएं हैं उन तक यानी कि वो पानी पहुंचती है। तो पानी पहुंचाने का जो मार्ग होता है वो होता है जाइलम, नलिका टाइप की होती है जो कोशिकाओं की बनी होती है। और उसमें परासरण और विसरण का क्रिया के द्वारा जो है जल जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है उठता उठता बढ़ता चला जाता है। तो वही जाइलम नलिका जो है यहाँ पे पूछा है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन ये नहीं होता है, जल का संवहन यही हमारा क्या होगा, सत्य होगा। फिर भोजन का संवहन, तो यहाँ पर भोजन का संवहन करने के लिए भी एक नलिका होती है जिसका नाम होता है फ्लोएम। फ्लोएम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप याद रख लें इस बात को, जल का संवहन किससे होता है, जाइलम नलिका से। और भोजन का संवहन किससे होता है, तो वो फ्लोएम से होता है। तो पौधों में दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो क्या करती है, वो जल का संवहन, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। और फ्लोएम जो होती है वो भोजन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जैसा कि अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं तो उनका भोजन कहाँ पर बनता है, पत्तियों में बनता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो पत्तियों से भोजन जो है अन्य पौधों के भागों में, जैसे कि जड़ों तक भोजन पहुंचना, और ऊपर यानी कि पौधे का जो भाग है वहां पर भोजन को पहुंचने का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, वो क्या होता है, फ्लोएम नलिका के द्वारा होता है। यह भी फ्लोएम नलिका भी हमारी जो है किससे बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। तो इस पे जो है आपका लॉन्ग आंसर में प्रश्न पूछता है जाइलम और फ्लोएम पे, तो उसको आप जरूर पढ़ेंगे। यहां पर भी पढ़ाया जाएगा, जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें उसके बारे में और डिटेल्स बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल का संवहन। तो इसके आंसर को हम लोग लिख लेते हैं। उत्तर में क्या हो जाएगा आपका, जल का संवहन, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। जल का संवहन होता है, जाइलम नलिका से जल का संवहन होता है, याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा था, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। देखिए ये बता रहा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ठीक है होता है, लेकिन कह रहा है सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, या हार्मोन्स के रूप में होता है, या वसा के रूप में होता है। तो ये दोनों, ये भी गलत हो जाएगा। वसा के रूप में भोजन का संवहन यानी कि नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है। हार्मोन्स का भी स्थानांतरण जो है ना, हार्मोन्स के रूप में तो भोजन यानी कि हार्मोन्स के रूप में जाता ही नहीं है, यानी कि कन्वर्ट ही नहीं होता है। प्रोटीन के रूप में यह भी गलत है, प्रोटीन के रूप में नहीं होता। तो आप देख रहे हैं तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो बच रहा कौन, सुक्रोज के रूप में, यानी कि शर्करा के रूप में, सुक्रोज के रूप में भोजन का संवहन होता है। कहाँ स्थानांतरण होता है, कहाँ, फ्लोएम नलिका द्वारा। जैसे कि भोजन बनता है कहाँ पर, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, तो वहां से वो ग्लूकोज के रूप में यानी कि सुक्रोज शर्करा के रूप में यानी कि कन्वर्ट होता है। शर्करा के रूप में उसका क्या होता है, परिवहन होता है, स्थानांतरण होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका उत्तर ए रहेगा, सुक्रोज, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। इस बात को आप याद रखेंगे। इन दोनों प्रश्नों का आंसर बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। दोनों प्रश्नों को पूछा गया है, हो सकता है कि शायद इसको जो है आपके सेट में देखने को मिल जाए, दोहरा दिया जाए। तो अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो प्रश्न को पढ़िए, बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
यानी कि अपने से आंसर इसका ढूंढिए, यानी कि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यानपूर्वक सुनिए। लिखा है गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पादप मुरझा जाते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं गर्मियों के दिन में यानी कि दोपहर के समय को क्या होते हैं, मुरझाए हुए होते हैं, ये किसके कारण होता है। तो यहाँ पे कारण 4 कारण आपका बताया जा रहा है। लिखा है वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, फिर लिखा है वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, या प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो अक्सर इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण जो है बच्चे इस पर ट्रिक करते हैं। अधिकतर बच्चों से पूछा जाता है तो सारे बच्चे जो है लगभग इसी का आंसर दे देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण, जो इसका ये आंसर नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण जो है ऐसा होता है कि दोपहर के समय पादप क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, क्योंकि दोपहर में पादपों को बहुत ज़्यादा यानी कि धूप को सहन करना पड़ता है और उनके अंदर मौजूद यानी कि जो जल होता है वो वाष्प के रूप में गर्म यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और उन वाष्पों का जो है पौधों से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, बहुत तेजी से होती है, जल्दी जल्दी होती है, ज़्यादा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण क्या होते हैं, पौधे जो है ना मुरझाए से लगते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं। यही कारण है, उनसे यानी कि जल अधिक मात्रा में निकल जाता है तो पौधे मुरझा जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बी। ये ऑप्शन बी जो है आपका उत्तर का आंसर रहेगा, ठीक है, सॉरी प्रश्न का आंसर रहेगा। तो यहां पे इसको लिख लेंगे, उत्तर में बी हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। अगर आप पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, तो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप लॉन्ग आंसर वाला जो यानी कि जो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है यानी कि 6 नंबर का 4 नंबर का, उनको अध्ययन करेंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्नों को आप इजीली कर लेंगे। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ना उसको हम लोग जल्द ही लाएंगे, उसमें आपको सारी बातें जो है समझाई जाएंगी और उसको भी आप जो है ध्यान में देखेंगे, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसमें जो है हम आपको जो है एक एक यानी कि हेडिंग क्या क्या आपको एग्जाम में लिखना है, उसके बारे में कैसे कैसे आपको यानी कि अधिक मात्रा में यानी कि लाइंस को बढ़ाना है, किन किन वाक्यों को किन किन चीज़ों को मेंशन करके लाइन को बढ़ाया जाता है, इन सभी चीज़ों का ट्रिक जो है उसमें बताया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। आगे वाला प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। लिखा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। तो ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो वृक्क होता है यानी कि जो गुर्दा होता है, किडनी होती है, वो क्या होता है, एक तंत्र का भाग है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तंत्र का भाग है। लेकिन जो संबंधित है यानी कि तंत्र का भाग है, लेकिन किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है कि श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है कि परिवहन से संबंधित है। तो पोषण से संबंधित यानी कि पोषण में न्यूट्रिशन यानी कि जो आ जाते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं वो पोषण से संबंधित होते हैं। तो पोषण से संबंधित ये नहीं हो सकता। ठीक है, श्वसन में आपको पता है कि श्वास लेने में किन किन अंगों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे जो मुख्य अंग है वो क्या होता है, लंग्स यानी कि फेफड़ा होता है, यानी कि उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो श्वसन में भी आपका जो है वृक्क का कोई कार्य नहीं होता। उत्सर्जन आपको पता है, उत्सर्जन कई प्रकार से हमारे शरीर में होता है। जैसे कि शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उसको शरीर क्या करता है, उनको बाहर निकालता है। तो बाहर निकालने का जो उनका तंत्र होता है, सिस्टम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो वृक्क क्या करता है, वृक्क यानी कि हमारे शरीर से यानी कि रक्त को छानने का कार्य करता है। रक्त में जितनी यूरिया होती है उनको छान कर इकट्ठा करके और भी यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को, व्यर्थ पदार्थ को क्या करता है, बाहर करने का कार्य करता है मूत्र मार्ग से। तो वही क्या होता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो वृक्क का कार्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा यूरिया का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो ये जो है आपका उत्सर्जन तंत्र का, किसका, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। एक तंत्र का भाग है तो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है कौन, वृक्क, गुर्दा। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, सी करेंगे। परिवहन जो है मुख्य रूप से यानी कि हृदय जो होता है रक्त का परिवहन करता है। मुख्य यानी कि परिवहन के लिए जो अंग जिम्मेदार है वो क्या होता है, हृदय होता है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं सी। आंसर क्या रहेगा इसका, सी, उत्सर्जन।
उत्सर्जन। तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, इन प्रश्नों को पढ़िए और समझिए कि यानी कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो प्रश्न नंबर 7 लिखा है मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? विक्र में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो अभी मैं आपको इतनी सारी बातें बताया तो उसमें यानी कि क्या था? वृक्क। वृक्क ही है क्या करता है? रक्त को छानने का कार्य करता है, यानी कि किससे? रक्त से जो है ना यूरिया अन्य अपशिष्ट पदार्थों को छानता है। कौन छानता है? वृक्क छानता है। तो वृक्क में ही तो यानी कि मूत्र का निर्माण होता है और वो जो है इकट्ठा होता है मूत्र वाहिनी से, जो है मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र इकट्ठा हो जाता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? वृक्क। तो वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए आपका वृक्क। बात आपको समझ में आ गई होगी। वृक्क। नेक्स्ट वृक्क में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वृक्कों का कार्य होता है। अभी आप इतना सारा पढ़ चुके हैं, आपको पता चल गया होगा वृक्कों का कार्य होता है। वृक्कों का कार्य क्या है? शोषण करना नहीं हो सकता, प्रजनन भी नहीं हो सकता, उत्सर्जन ये सही रहेगा। वृक्कों का कार्य क्या है? उत्सर्जन। पाचन भी नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्सर्जन। क्या हो जाएगा आंसर? सी, उत्सर्जन। तो आपको पता हो गया होगा, इन प्रश्नों का आंसर आपको पता हो गया होगा। बाकी का जो है, अब बाकी जो प्रश्न हैं अब उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।